ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 341, ईआईए द्वारा एक ही चाल में नष्ट कर दिया गया। पीला चूसने वाला जानवर प्रयोग। यह एक मजाकिया प्रयोग था जिसे म्यूटेंट संगठन ने उस समय विकसित किया था और पूरे पृथ्वी शहर पर फैलाया था। यह इस परिकल्पना के तहत बनाया गया था कि क्या मानवता एक बार पौराणिक जाति के प्राचीन अवशेषों के साथ विलय कर सकती है, जिसे वैम्पायर कहा जाता है। लेकिन अंत में यह प्रयोग विफल हो गया क्योंकि जिन लोगों को जीन के साथ संक्रमित किया गया था वे केवल पीले हो गए और धूप में गंभीर खुजली का अनुभव किया। इसके अलावा वे अब प्रयोग में किसी भी तरह से अच्छे नहीं थे, इसलिए इसे छोड़ दिया गया। लेकिन म्यूटेंट संगठन का छोड़ने का तरीका इसका ध्यान रखना नहीं था। उन्होंने बस पूरे शहर पर वायरस छोड़ दिया और जब उन्होंने देखा कि यह सटीक प्रभाव नहीं पैदा करता है तो वे बस अपना अंतरिक्ष यान लेकर चले गए। ये स्वचालित रूप से समस्या को ईआईए के गले में डाल देता है, जिसे एक ऐसे संक्रमण के लिए उपाय बनाना था जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। ईआईए को उस वायरस का इलाज खोजने से पहले 300 मिलियन स्टार कॉइन तक पहुंचने के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत पड़ी, और फिर भी उस शहर की कुल आबादी का लगभग 15% हिस्सा खत्म हो गया। यह म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ईआईए की सबसे तीखी नफरत में से एक थी। और अब म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन के उच्च अधिकारी सभी अचंभित होकर बैठ गए क्योंकि वे सभी उस विशाल होलोग्राफिक को देख रहे थे जहां लोग एक दूसरे को चीर रहे थे। लेकिन यह असंभव है। FR2 वायरस को उत्परिवर्तन की इस हद तक नहीं पहुंचना चाहिए। उनमें से एक ने अविश्वास में जोर से दहाड़ लगाए। अरे ईआईए, उन्होंने वायरस में बहुत सुधार किया है। क्या आप भूल गए हैं कि हमने वायरस को पूरा करने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि हमें लगा कि यह इसके लायक नहीं होगा? ऐसा लगता है कि ईआईए ने ऐसा नहीं सोचा और इस पर संसाधनों को बर्बाद करना जारी रखा, लेकिन अब क्या इसे वास्तव में बर्बाद कहा जा सकता है? उस बकवास को भूल जाओ। अब हमें क्या करना चाहिए? म्यूटेंट संगठन के एक अन्य उच्च अधिकारी ने कहा और उसने अपना हाथ उस विशाल मेज पर पटक दिया जिससे वह जल्दी से धूल में बदल गई। FR2 वायरस एक बहुत ही परेशान करने वाला वायरस है जिसका इलाज हम म्यूटेंट संगठन के पास भी नहीं था। धुंधराले काले बालों वाले और चश्मा पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हारे पास इसका इलाज नहीं है? तुमने इसे पहले ही क्यों जारी किया? उस मोटे आदमी ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को गले लगाने से बस एक सेकंड पहले ही उस पर पलटवार किया। हमारे पास इलाज क्यों होना चाहिए? इससे सिर्फ बर्बाद संसाधन ही बनेंगे और चूंकि यह हमें प्रभावित भी नहीं करता, हमने बस अपना सामान पैक किया और चले गए। ईआईए ने वैसे भी इस समस्या का समाधान कर दिया। ओह बढ़िया, अब ये हमारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए वापस आ गया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी औषधीय क्षमता कब तक इलाज तैयार कर सकती है? मोटे आदमी ने उससे पूछा जब जोरा ने उसके चेहरे पर चश्मा फिर से लगाया। हम देखते हैं। अगर हम यहाँ और दूसरे ग्रहों पर सभी संसाधन प्राप्त करने में सक्षम हैं, जो मुझे नहीं लगता कि हम अभी कर सकते हैं, और हमारे पास महान प्रोफेसर रूटकिट तक पहुँच है जो KRO कीटाणुनाशक बनाने के लिए साथ मिलकर काम करते हैं, जो कि एक आवश्यक घटक है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने एक साधारण सा सवाल पूछा है। कितना समय लगेगा? ठीक है। TCH जानवर, अधिकतम गति से इसे 3 महीने लगने चाहिए। बढ़िया। अब इस पूरे शहर को जानवरों और लाशों द्वारा पूरी तरह से चलाने में कितना समय लगेगा? हम सूक्ष्म संक्रमण के आकार और गति वृद्धि और उत्परिवर्तन वृद्धि गुणांक की दर को देखते हुए। तुम बकवास करते हो। ठीक है, इसमें अब से 1 घंटा लगना चाहिए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अब से 1 घंटे बाद सभी मर जाएंगे और तुम इलाज की बात करते हो जिसे बनाने में 3 महीने लगेंगे। क्या यह मजाक है? मोटे आदमी ने पूछा, जबकि बाकी लोग उसे भावशून्य भाव से देख रहे थे। हाँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम सब पागल हो गए हो। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मोटे आदमी ने कहा और पास के दरवाजे की ओर चला गया। अरे लपटें, लेकिन हमें अभी भी एक युद्ध जीतना है। ओह सच में, एक युद्ध? ओह, किसके लिए? वे लोग जो अब से 1 घंटे से भी कम समय में मर जाएंगे। लपटें बिना पीछे मुड़े ही जवाब दे गईं, क्योंकि सभी बचे हुए उच्च अधिकारी एक दूसरे को देख रहे थे और उनकी आंखों में एक ही चमक थी क्योंकि वे सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे थे। ईआईए ने ये युद्ध जीत लिया है और उन्होंने ऐसा अपने ही हथियार का इस्तेमाल करके किया है। तो हम पहले ही हार चुके हैं, और इतनी आसानी से भी? एक और आदमी ने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए अपनी आवाज में रोष भरा सवाल पूछा। बेवकूफ मत बनो, बिंग बैंग। क्या हम म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन पहले कभी हारे हैं? क्या तुम भूल गए हो कि हमने सिर्फ एक साधारण अपार्टमेंट में शुरुआत की थी और 100 सितारा सिक्के से ज्यादा कुछ नहीं था, और अब हम एक पूरे ग्रह पर कब्जा करने में सक्षम थे? अगर हम पहले ऐसा कर सकते थे तो हम सब कुछ फिर से क्यों नहीं शुरू कर सकते?
हमारे बगल में अरबों स्टार सिक्के होने के कारण हम आसानी से छिप सकते हैं और एक बार फिर से शुरुआत कर सकते हैं। पूरे म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन में अब तक हम जीवित हैं, हम हमेशा फिर से शुरू कर सकते हैं, फ्लेम्स ने कहा जब वह दरवाजे के सामने पहुंचा और उसे खोला तो अब से विशाल हरे रंग का पोर्टल दिखाई दिया। लेकिन बेस हेड के बारे में क्या? एड्रियन को इस संगठन के कल धुएं में उड़ जाने से कोई समस्या नहीं है। हमारे पास एक सौदा है और बस इतना ही। म्यूटेंट संगठन का एड्रियन से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो ये भी पक्का यकीन है कि वह अब तक इस गंदगी से बाहर निकल चुका है, इसलिए हमें एड्रियन से कोई समस्या नहीं है। क्लिंक क्लिंक क्लिंक। फ्लेम्स द्वारा टेलीपोर्टर रूम में अलग अलग बटनों पर तेजी से क्लिक करने की आवाज़ बाद में गूंजी और जल्द ही आई की आवाज़ सुनाई दी। टेलीपोर्टर को सक्रिय कर रहा हूँ। स्थिर वर्महोल को जोड़ रहा हूँ। वर्महोल सफलतापूर्वक बनाया गया है। ग्रह 25 पर टेलीपोर्टेशन सुरक्षित कर लिया गया है। तो क्या आप सभी वहीं रहेंगे या अपना असेस यहाँ ले आएंगे? फ्लेम ने पूछा क्योंकि वे सभी तेजी से उसकी ओर बढ़े और म्यूटेंट संगठन के साथ उच्च अधिकारी टेलीपोर्टर पर खड़े होकर जाने की तैयारी कर रहे थे। टेलीपोर्टेशन ऑर्डर बनाया गया है। टेलीपोर्टेशन अब 3-2 में शुरू होगा। त्रुटि त्रुटि टेलीपोर्टेशन हैक हो गया है। टेलीपोर्टर को निष्क्रिय किया जा रहा है। एआई की आवाज़ गूंजी और सभी उच्च अधिकारियों के चेहरे बदल गए क्योंकि उन्होंने देखा कि हरी रोशनी अचानक गायब हो गई और वे सभी मशीन पर मुँह होकर खड़े हो गए। अरे जोडा, तुम्हारा टेलीपोर्टर ठीक हालत में नहीं है। सच में ये टेलीपोर्टर नहीं है, ये वे हैं, जोडा नाम के व्यक्ति ने फुसफुसाया। कौन? फ्लेम्स ने पूछा जब उसने अपना सिर उठाया और देखा कि उसके सहकर्मी सीधे सामने की ओर देख रहे थे। और उसने मुड़कर देखा तो पाया कि टेलीपोर्टर रूम के सामने 3 लोग खड़े थे, 2 पुरुष और एक गुलाबी बालों वाली महिला। अध्याय 342। 3 शैतानी बच्चों की ताकत। 3 आकृतियां जहां वे कुछ सेकंड पहले खड़े थे उससे सिर्फ 1 इंच की दूरी पर खड़ी थीं और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था। और अब किसी रहस्यमयी तरीके से उन्होंने तुरंत ही उस जगह से बाहर निकलने का अपना एकमात्र रास्ता बंद कर दिया है। जल्दी से भागना और सभी को छोड़ देना। म्यूटेंट संगठन की कितनी खासियत है। गुलाबी बालों वाली महिला रेहाना ने बार बार अपनी जीभ चटकाते हुए कहा। और तुम तीनों कौन हो? बिना दस्तक दिए घुस आए। तुम में घरेलू शिष्टाचार की कमी है। आग की लपटें उसके चेहरे पर तिरस्कार के साथ वापस गरजीं। तो तुम्हें हमें माफ़ करना होगा। हम भूल गए कि जब मौत किसी घर में प्रवेश करती है तो वह दस्तक देना भूल जाती है। चेहरे पर जोकर का मुखौटा लगाए युवक ने कहा और धीरे धीरे उसने अपनी जेबों से हाथ निकाले। मौत दस्तक देती है? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ही वह हो जो मौत के सामने नहीं घुसे? म्यूटेंट संगठन के एक अन्य उच्च अधिकारी ने पूछा। एक मोटा आदमी जो कमरे में मौजूद सभी लोगों से बहुत ऊंचा था और उसके हाथ और पैर कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की गोद से भी बड़े थे। वह कोई और नहीं बल्कि गोरो था, शैतानी जानवर। सच में? याए की वर्दी पहने 3 व्यक्तियों में से आखिरी व्यक्ति ने एक गहरे रंग के युवा व्यक्ति से पूछा जिसके दोनों हाथ एक साथ इस तरह जुड़े हुए थे जैसे कि वह प्रार्थना कर रहा हो। वह कोई और नहीं बल्कि 3 शैतानी बच्चों में से मुस्कुराता हुआ बुद्ध था। तुरंत कमरे में दबाव पागलपन के स्तर पर पहुंच गया क्योंकि म्यूटेंट संगठन के सभी उच्च अधिकारी एक दूसरे को ऐसी नज़र से देखते थे जो सब कुछ कह देती थी। टेलीपोर्टर्स के नष्ट हो जाने के बाद वे अच्छी तरह से जानते थे कि उनका एकमात्र मौका इस ग्रह से शारीरिक रूप से बाहर निकलना था और ये तभी संभव हो सकता था जब वे पहले अपने सामने मौजूद 3 दुर्गम पहाड़ों को खत्म कर देते। इसलिए उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उनके बचने का एकमात्र तरीका उनके सामने मौजूद तीनों की मौत थी। और 5 सेकंड बाद 3 लोग और 7 लोग एक साथ चले गए। धमाका। एक विनाशकारी अभिव्यक्ति ने पूरे स्थान को हिला दिया क्योंकि म्यूटेंट संगठन मुख्यालय के ऊपरी हिस्से तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गए। अंदर से 7 आकृतियों का एक समूह हिंसक रूप से पीछे की ओर झटके से उछला और भयानक गति से पीछे की ओर टूट गया क्योंकि वे अपने पीछे गगनचुंबी इमारतों से टकराए, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को टुकड़े टुकड़े कर दिया और फिर सभी सीधे जमीन पर गिर गए, कुछ बार ऊपर नीचे उछले और फिर रुक गए। म्यूटेंट संगठन के उच्च अधिकारियों ने अपनी आंखें चौड़ी करके सामने देखा और वही 3 आकृतियां पास की गगनचुंबी इमारतों पर खड़ी देखी जा सकती थीं जिनके चेहरे पर दिलचस्प मुस्कान थी। अरे, वे सभी पीक कॉस्मिक रैंक स्टेज पर हैं, लेकिन वे बहुत छोटे हैं। कौन हैं? वे तथाकथित शैतानी बच्चे हैं। जोर्डन, चश्मा पहने हुए आदमी ने जवाब दिया और उसने तीनों लोगों को भौहें सिकुड़ते हुए देखा। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि बेपरवाह परी है। वह काली चमड़ी वाला युवक तथाकथित मुस्कुराता हुआ शैतान है जबकि वह जोकर असीम परिवर्तन करने वाला विदूषक है। वे सभी उस पिछली घटना के बाद याए द्वारा कैद कर लिए गए थे लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उन्हें रिहा करना शुरू कर दिया है, जोर्डन ने कहा और अगले ही सेकंड में एक गहरे रंग की ग्रिमोयर जो एक गहरे रंग की आभा से भरी हुई थी उसकी बाहों में दिखाई दी और उसने पन्ने खोले। किताब से तलवार की मूठ निकली और जोर्डन ने तुरंत तलवार को किताब से बाहर खींच लिया जिससे पता चला कि यह 1.7 मीटर लंबा कटाना है।
मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो पूरी ताकत से लड़ें। जोर्डन ने सलाह दी क्योंकि बचे हुए लोग भी तुरंत गंभीर हो गए और म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन के बचे हुए सभी 7 विशेषज्ञों से तुरंत भयावह आभा निकली, जिससे पता चला कि वे लेट कॉस्मिक रैंक स्टेज पर हैं। लेकिन अगले ही पल उनकी आभा अचानक एक बार फिर ऊपर चढ़ गई क्योंकि वे सभी तुरंत ही शीर्ष ब्रह्मांडीय रैंक चरण पर पहुंच गए, जबकि उनमें से एक व्यक्ति की साधना प्रारंभिक उल्का रैंक चरण में गिर गई और वह बस जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठ गया। उसके व्यवहार को देखते हुए दुनिया के लिए ये स्पष्ट था कि वह उनकी साधना में वृद्धि के लिए जिम्मेदार था। ओह, उनमें से कोई दुर्लभ शक्ति साझा करने वाला भी है? रेहाना ने पूछा, उसकी आवाज़ में आश्चर्य सभी को साफ दिखाई दे रहा था। शक्ति साझा करने वाले? वे सभी अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ विशेषज्ञ थे जो अपनी खेती को दूसरों के साथ साझा करने में सक्षम थे, जिससे उनके मेजबान की खेती बढ़ जाती थी जबकि उनकी खेती घट जाती थी। वे अविश्वसनीय रूप से इतने दुर्लभ थे कि ईआईए के पास भी अपने रैंक में से केवल 2 ही थे। कौन अनुमान लगा सकता था कि म्यूटेंट संगठन के पास भी एक होगा? अब निराशाजनक समूह के पास कुल 6 शीर्ष ब्रह्मांडीय रैंक चरण हैं, उनकी तिकड़ी के समान ही खेती। लेकिन क्या 3 शैतानी बच्चे डर गए थे कि अब उनकी संख्या कम हो गई है? ये कहना मुश्किल है, उनकी मुस्कुराहट और भी चौड़ी हो गई। मुझे अपनी इस पुरानी हड्डी को खींचे हुए बहुत लंबा समय हो गया है। तुम लोग एक अच्छी मालिश के लिए अच्छे हो, असीम परिवर्तन करने वाले जोकर ने कहा और पूरे स्थान पर हंसी की गड़गड़ाहट किसी और की नहीं बल्कि फ्लेम्स की ओर से आ रही थी। तुम तीनों को नहीं पता कि तुम किस मुसीबत में हो, लेकिन चिंता मत करो, तुम जल्द ही समझ जाओगे, लपटों ने कहा और तुरंत लपटों का एक विशाल स्तंभ बादलों को चीरता हुआ अंतरिक्ष को भी जलाता हुआ और तुरंत लपटें वास्तव में एक जीवित ज्वाला बन गईं। यह एक जीवन और मृत्यु की लड़ाई है, इसलिए पीछे मत हटो, गोरो ने सलाह दी और तुरंत वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया और अगले ही सेकंड में मुस्कुराते हुए बुद्ध के सामने प्रकट हुआ। अपनी मुट्ठी को कसते हुए पूरी हवा और धूल तुरंत उड़ गई क्योंकि उसकी मुट्ठी के वजन के नीचे अंतरिक्ष के ढहने की आवाज़ जोर से गूंजी और उसके बाद एक जलती हुई वस्तु बेतहाशा आगे की ओर टूट पड़ी। फिर भी मुस्कुराते हुए बुद्ध कहलाने वाला एक सेकंड तेज था क्योंकि उसने तुरंत अपनी हथेली से आगे की ओर धक्का मारा। देखने वालों के लिए यह अविश्वसनीय रूप से धीमा था, फिर भी हथेलियों के रास्ते में अंतरिक्ष धीरे धीरे पानी की तरह बह रहा था जो जलती हुई मुट्ठी की ओर आगे बढ़ रहा था। काबूम, यह एक साधारण मुट्ठी और हथेली की टक्कर थी, फिर भी टक्कर से जो आघात तरंगें उठी उन्होंने अपने रास्ते में खड़ी सभी गगनचुंबी इमारतों को तबाह कर दिया क्योंकि पूरी दुनिया पागलों की तरह काम उठी और गोरो और मुस्कुराते हुए बुद्ध दोनों तेजी के साथ दूरी पर जा गिरे। अध्याय 343 3 शैतानी बच्चों की ताकत 2। बूम, तुरंत दोनों आकृतियां दूर की ओर भाग गईं क्योंकि जोर्डन ने अपने अजीब काले कटाना को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ रखा था और फिर आदेश दिया, ब्रूनो, बिंग बैंग। उसने दोनों का नाम पुकारा क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया। गोरो के पीछे चलो और उसका साथ दो, वह अकेले मुस्कुराते हुए बुद्ध को नहीं संभाल पाएगा, जोर्डन ने कहा जबकि दोनों आकृतियां एक दूसरे को घूर रही थीं और फिर तेजी से दोनों द्वारा बनाए गए विनाश के रास्ते पर भाग गईं। अरे जुरो और फ्लेम्स, उसने एक बार फिर पुकारा क्योंकि वे दोनों उसे ऊपर की भौहों से देख रहे थे। तुम दोनों असीम परिवर्तन करने वाले जोकर से मुकाबला करो, वह तीनों में सबसे कमजोर है, जोर्डन ने निश्चितता के साथ कहा। क्या तुम कह रहे हो कि मैं कमजोर हूं, इसलिए मुझे कमजोर तलना को संभालना चाहिए? फ्लेम्स, मोटा आदमी तुरंत उस पर वापस आ गया क्योंकि उसकी आंखों और मुंह से तीव्र लपटें निकल रही थीं। तुम क्रूर हो, जोर्डन ने कहा कि वह उसके पास जाकर उसके दिमाग में कुछ सामान्य ज्ञान डालना चाहता था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि यह समय नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ उसके जैसे कमजोर व्यक्ति को सीखना चाहिए कि कुछ चीजें कमजोर लोगों के लिए नहीं होती हैं, इसलिए उसे जला दिया जाना चाहिए। सिर्फ तुम ही आग की लपटों की शक्ति रखते हो, इसलिए तुम ही उसे ठीक से जला सकते हो। क्या तुम समझते हो? जोर्डन ने पूछा जब उसने फ्लेम्स की ओर देखा जो बस अपनी दाढ़ी को साफ कर रहा था और गहरे विचार में डूबा हुआ लग रहा था। मुझे लगता है कि तुम्हारे शब्दों का कोई और मतलब है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम सही हो। ठीक है, मैं जोकर को सबक सिखाऊंगा। अरे जुरो, मेरी बात मानो, उसने आदेश दिया और तुरंत वे सभी जोकर रेस विशेषज्ञ की ओर तेजी से आगे बढ़े और एक विनाशकारी विस्फोट हुआ क्योंकि तीनों को दूर तक धकेल दिया गया। आग की लपटें और अजीब सी चीखें दूर से गूंज रही थीं जो वर्तमान में चल रही भीषण लड़ाई को प्रकट कर रही थीं। अब 3 व्यक्ति बचे थे, रेहाना, जोर्डन और एलेडोर, सत्ता का हिस्सा जो बस जमीन पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। निश्चित रूप से वह अपनी स्थिति नहीं छोड़ सकता था, या सत्ता का हिस्सा टूट जाता, इसलिए वह पहले से ही लड़ने में असमर्थ था। अब सिर्फ रेहाना और जोर्डन ही बचे हैं। तो आपने अपने सभी साथियों को दूर भेज दिया और मुझसे अकेले लड़ने का फैसला किया। यह मुझे बेवकूफाना लगता है, रेहाना ने भावनाहीनता से कहा जब उसने उस युवक को देखा जिसका कटाना एक शक्तिशाली अंधेरे प्रकाश के साथ चमकने लगा था।
इसकी आभा से उसके पैरों के नीचे दरारें फैल रही थीं। मेरी गणना कभी गलत नहीं होती, अब तक कोई अप्रत्याशित चर नहीं है। जोर्डन ने अपने कटाना को ऊपर उठाने से पहले अपने ग्रिमोयर के पृष्ठ को देखते हुए भरोसा किया। डेथ स्वॉर्ड बुक, पहला रूप, हेवन रेंडरिंग स्लैश। जोर्डन फुसफुसाया और तुरंत रेहाना की ओर वार किया। कोई लहर नहीं थी, कोई अंतरिक्ष चीरने या किसी भी तरह के विनाश का कोई निशान नहीं था। फिर भी रेहाना के अस्तित्व से एक शक्तिशाली गुलाबी आभा एक सेकंड बाद आसमान में बादलों को चीरती हुई बाहर निकली और तुरंत उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को भींच लिया जो तीव्र गुलाबी रोशनी से भरी हुई थी और फिर अपने सामने की जगह पर मुक्का मारा। जैसे कि एक मृगतृष्णा की तरह रेहाना से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष के ताने बाने से एक काली तलवार की किरण चमक उठी, जिसने उसी समय एक मुक्का भी मारा। काबूम! टक्कर के बिंदु पर एक विनाशकारी विस्फोट हुआ और रेहाना की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं क्योंकि वह तुरंत उस गगनचुंबी इमारत से उड़ गई जिस पर वह खड़ी थी और तेजी से पीछे की ओर लुढ़क गई। असंभव, उसने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा जैसे ही उसका सिर गगनचुंबी इमारत पर पड़े कांच के टुकड़ों के करीब पहुंचा। लेकिन इससे पहले कि वे संपर्क कर पाते, उसने अचानक अपने हाथ आगे बढ़ा दिए क्योंकि कांच की सतह पानी की तरह लहराने लगी और उसकी पीछे की गति रुक गई जिससे वह धीरे से जमीन पर गिर गई। टूट गया। तुरंत पूरी गगनचुंबी इमारत का कांच टुकड़ों में उड़ गया और कांच के टुकड़े पूरे स्थान पर फैल गए। चरण चरण। रेहाना ने आगे देखा तो कदमों की आवाज सुनाई दी और 30 मीटर दूर अपने बाएं हाथ में ग्रिमोयर और अपने दाहिने हाथ में एक काला कटाना पकड़े हुए आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और उससे 20 मीटर दूर आकर रुक गया। अगर तुम इस लड़ाई को गंभीरता से नहीं लेते तो तुम ये समझने से पहले ही मर जाओगे कि क्या हो रहा है, जोर्डन ने अपने चेहरे पर भावहीन भाव के साथ कहा जब वह अपने ग्रिमोयर के दूसरे पेज पर गया। मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति को जानता हूं जिसके पास तुम्हारे जैसे भयानक कटाना हमले हैं, रेहाना ने खुद से हंसते हुए कहा जबकि जोर्डन चुप रहा। लेकिन वह बहुत बड़ी राक्षस है और मैं उससे मुकाबला करने के लिए कहने से भी डरता हूं। मैं अचानक मरना नहीं चाहता, रेहाना ने कहा और उसके पों पर लगा छोटा सा घाव तुरंत बंद हो गया। क्या तुम वध देवी के बारे में बात कर रहे हो, जोर्डन ने अचानक पूछा। रेहाना की आंखों में चमक आ गई। तुम कैसे जानते हो? तुम बहुत ताकतवर हो। एकमात्र कटाना धारक जो किसी को तुम्हारी साधना के लिए धमका सकता है वह केवल वध देवी ही हो सकती है। नंबर 1 राक्षसी प्रतिभा। वह हमारे जैसे कटाना धारकों के लिए क्षितिज का शिखर है जिस तक हम एक दिन पहुंचना चाहते हैं। वह एक रोल मॉडल की तरह है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं उसे पहचान न सकूं, जोर्डन ने जोर से कहा और कोई भी उसकी उन भावशून्य आंखों में शुद्ध विस्मय देख सकता था। लेकिन वह ये द्वारा कैद की गई है और अब लगभग 10 वर्षों से बाहर नहीं आई है। जो भी हो, रेहाना ने ईर्ष्या से कहा। इससे पहले कि वह धीरे धीरे हवा में उठी, उसके शरीर पर तीव्र बैंगनी आभा चमक रही थी। उसके बाद ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तुम कटाना के सबसे भयानक विशेषज्ञ हो जिन्हें मैंने कभी देखा है। इसलिए मैं उसके साथ अपने अंतिम मुकाबले की तैयारी के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करूंगी, रेहाना ने कहा और तुरंत ही उसकी आंखों की पुतलियों में गहरा बैंगनी रंग भर गया क्योंकि उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उस जगह के आसपास सैकड़ों गगनचुंबी इमारतें तुरंत हवा में उड़ गईं। मुझे उम्मीद है कि मैं निराश नहीं करूंगी, जोर्डन ने जवाब दिया और तुरंत काबूम काबूम। अध्याय 344। 3 शैतानी बच्चों की शक्ति। 3 शैतानी बच्चों की शक्ति। 3 सैकड़ों गगनचुंबी इमारतें एक व्यक्ति की ओर नीचे की ओर गिर रही थीं। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली जीन जागृतिकर्ताओं का भी दिल ठंडा हो जाता, लेकिन जोर्डन के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था, जो तुरंत ही युद्ध की मुद्रा में आ गया और फिर हवा में 5 बार वार किया। मक्खन में चाकू की तरह गगनचुंबी इमारतें तुरंत ही टुकड़ों में कट गईं और तुरंत ही जोर्डन ने एक बार फिर से वार किया और तुरंत ही गगनचुंबी इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं क्योंकि वे ऊपर से झरने की तरह बरसने लगीं। और तुरंत ही रेहाना हवा में ऊपर उठ गई और फिर जोर्डन जिस जमीन पर खड़ा था उसकी ओर इशारा किया। तुरंत ही जोर्डन के चेहरे के बदलने से उसकी उंगलियों के सामने की जगह हिल गई और वह जल्दी से जहां वह खड़ा था वहां से गायब हो गया। एक पल बाद जिस जमीन पर वह पहले खड़ा था वहां एक विशाल खाई दिखाई दी। धमाका! गगनचुंबी इमारत की चोटी पागलों की तरह हिल गई जब जोर्डन उस पर उतरा और झुककर उस जगह को देखने लगा जहां वह पहले खड़ा था और भौहें सिकोड़ रहा था। स्थानिक हेरफेर, उसने सोचा। फिर उसकी आंखें रेहाना की ओर मुड़ी जो एक बार फिर अपने हाथों को उसकी ओर इशारा कर रही थी। धमाका 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 धमाका। अगले कुछ सेकंड के लिए पूरी गगनचुंबी इमारत और फर्श तुरंत बड़े धूल के टुकड़ों में बिखर गए जबकि फर्श तुरंत जमीन पर एक विशाल खाई में बदल गया। क्षेत्र के चारों ओर एक काली आकृति मैग 12 की भयानक गति से चमकती हुई एक ही कदम में 12 बार रेत की बाधाओं को चीरती हुई। जोर्डन अपनी पूरी गति से जगह के चारों ओर भागता रहा। वह पूरी तरह से फंस गया था और उसके पास अपने कटाना को काटने के लिए 1 सेकंड भी नहीं था।
अगर उसका कटाना किसी काम का हो तो उसे काटने में 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन अगर वह 1 सेकंड भी रुकता है तो वह तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सच में एक राक्षसी प्रतिभा, जोर्डन ने मुस्कुराते हुए कहा और अचानक उसने अपनी तलवार की नोक रेहाना की ओर कर दी। मृत्यु तलवार की किताब, 5वां रूप, सर्वशक्तिमान आंसू। जोर्डन फुसफुसाया और तुरंत रेहाना ने इशारा करना बंद कर दिया और इसके बजाय अपना हाथ आगे की ओर उठाया और हवा में पकड़ लिया। पकड़! तुरंत ही उसकी मुट्ठी के चारों ओर का स्थान टुकड़ों में बिखर गया और उसके सिर से सिर्फ 1 इंच की दूरी पर कटाना की धार का अजीब सा भूत दिखाई दिया। दरार! तुरंत ही उसने अपनी उंगलियों में ताकत लगाई और तलवार तुरंत ही टुकड़ों में टूट गई और तुरंत ही सिर्फ 1 इंच पीछे एक आकृति दिखाई दी। उसकी दाहिनी आंख से गहरा अंधेरा निकल रहा था, जबकि उसका दाहिना हाथ उसकी तलवार की म्यान पर था, जो एक और धरती को हिला देने वाला हमला करने के लिए तैयार था। लेकिन रेहाना ने पीछे मुड़ने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने बस अपना दाहिना हाथ एक तरफ घुमाया और जोर्डन जो उसके पीछे था, उसका चेहरा बदल गया क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके शरीर पर नियंत्रण तुरंत गायब हो गया और तुरंत ही वह तेजी से एक तरफ गिर गया। फिर भी डेथ स्वॉर्ड बुक, चौथा रूप, आत्मा को चीरने वाला वार। उसने रेहाना की ओर भयानक गति से आगे बढ़ने से पहले धीरे से फुसफुसाया। 1 सेकंड बाद उसका कटाना वापस म्यान में चला गया। धमाका, धमाका, धमाका! जोर्डन के शरीर के टकराने से सैकड़ों गगनचुंबी इमारतों में तुरंत छेद हो गया और वे तेजी से दूर गायब हो गए। तुरंत जोर्डन की तलवार भी तीव्र गति से रेहाना की ओर आगे बढ़ी, जिसने पहले की तरह बस बगल में एक साधारण मुक्का मारा, लेकिन हैरान और अवाक रह गई जब तलवार ने उसके मुक्के को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और तुरंत उस पर वार किया। उसकी आंखों ने उसके शरीर को देखा, उस पर चोट का कोई निशान नहीं था, लेकिन अगले ही सेकंड में वह बेदर्दी से जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से खून फूट पड़ा और उसकी पुतलियों में भयानक लाल नसें फड़कने लगीं और उसने अपने दांत भींच लिए। दर्द उसके शरीर पर नहीं बल्कि सीधे उसकी आत्मा पर था। तुरंत उसने अपनी आत्मा की शक्ति को बाहर निकाला और उसके हाथों की लाल नसें गायब हो गईं और वह सीधी खड़ी हो गई, क्योंकि घाव पहले ही ठीक हो चुका था। आसमान की ओर देखते हुए उसने अंधेरे के अवशेष और आकाश में एक विशाल तलवार का निशान देखा जो आकाश की ओर खुला था। वह भाग गया। अच्छा विकल्प, उसने पॉवशेयर की ओर चलने से पहले खुद से सोचा, जो वर्तमान में जमीन पर बैठा था। उससे सिर्फ 1 इंच की दूरी पर आकर रेहाना ने धीरे से अपने हाथों को उसके माथे की ओर बढ़ाया और अंतरिक्ष में लहरें उठीं और उसके हाथ बाधा के विपरीत दिशा में दिखाई दिए। रेहाना ने अपने हाथ को देखा जो दूसरी तरफ था और अपनी बाहें उठाए बिना नहीं रह सकी। स्थानिक स्थानांतरण की क्षमता वाला एक अवरोध। दिलचस्प है, उसने खुद से कहा, जैसे ही उसने अपने हाथों को बाधा से दूर किया और धीरे धीरे पीछे की ओर चली गई। दौड़ने की स्थिति में आते ही उसके शरीर से एक तीव्र गुलाबी आभा फूट पड़ी, जो अचानक उसके शरीर को कसकर ढक गई और उसके पूरे शरीर पर एक अजीब गुलाबी बाधा बन गई। तुरंत उसके पैरों के नीचे अजीब गुलाबी रोशनी में लिपटी दरारें दिखाई देने लगीं और तुरंत वह तेजी से बाहर निकली। एक कदम के बाद वह जहां खड़ी थी वहां से गायब हो गई और अलाडोर से 20 मीटर पीछे दिखाई दी। पावरशेयर के शरीर को देखते हुए धीरे धीरे उसका शरीर जमीन पर गिर गया और खून उसकी गर्दन से नल की तरह बह रहा था और उसके पूरे शरीर को डुबो रहा था। रेहाना रुक गई क्योंकि उसके मुंह और नाक से गुलाबी गैस निकल रही थी। उसकी छाती पागलपन से ऊपर नीचे हो रही थी। अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए उसने अपने हाथों में पकड़े हुए सिर को देखा और उसकी आंखों में शुद्ध भय को देखते हुए उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट थी। रेहाना ने फुसफुसाते हुए कहा, प्रारंभिक ब्रह्मांडीय रैंक के एक मूर्ख द्वारा स्थापित स्थानिक स्थानांतरण कितना मजबूत है। जब उसने अपना सिर एक तरफ फेंका और गगनचुंबी इमारतों में से एक पर कूद गया। उसके मर जाने के बाद उन्हें जल्द ही पहुंच जाना चाहिए, उसने मन ही मन सोचा, जैसे ही वह दीवारों पर टिकी और सो गई। लेकिन तुरंत उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने महसूस किया कि एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी धीरे धीरे ऊपर से उसकी ओर चल रहा है। कमांडर सिगर्ड, रेहाना ने अपने पैरों पर खड़े होकर पूछा, लेकिन कमांडर सिगर्ड के कंधे पर सफेद बालों वाली आकृति को देखकर भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। और वह कौन है? अध्याय 345, कमांडर सिगर्ड का आगमन। यह कमांडर की शक्ति कैसा है? क्या आपने उनके नेताओं को पकड़ लिया है? ये शब्द रेहाना के कानों में गूंजे जब कमांडर सिगर्ड आखिरकार उसके सामने नीचे उतरे। नहीं, हमने नहीं पकड़ा है। उनमें से एक पहले ही भाग चुका है। बाकी के लिए बाकी लोग उनसे भिड़ रहे हैं। उनके बीच एक शक्ति साझा करने वाला था, लेकिन अब वह मर चुका है। उम्मीद है वे भी उन्हें जल्दी से हराने में सक्षम होंगे। कमांडर सिगर्ड की भौहें सिकुड़ गईं, जबकि उनकी आंखें बेहद तीखी हो गईं। छी! असंतुष्ट कराह उसके मुंह से निकली जब कमांडर सिगर्ड ने अचानक गायब होने से पहले दूर की ओर देखा। कुछ सेकंड बाद काबूम! एक विनाशकारी विस्फोट ने जगह को हिला दिया। जब रेहाना जिस गगनचुंबी इमारत पर खड़ी थी वह अचानक बल से धूल में बदल गई, जिसने उसके अस्तित्व के हर रेशे को हिला दिया और उसे तुरंत बर्बाद कर दिया। वे वास्तव में पूरी तरह से दूसरे स्तर पर हैं।
रेहाना ने खुद से कहा, जैसे ही वह हवा में तैर रही थी, उसकी गुलाबी आंखें कमांडर सिगरेट की दिशा को देख रही थीं। बैंग बैंग, पूरी जगह पर शक्तिशाली टकरावों की आवाज़ गूंज रही थी क्योंकि 3 प्रकाश किरणें पूरे क्षेत्र में तेजी से चमकती हुई दिखाई दे रही थीं। उनके हर हमले से उनके वातावरण में विनाशकारी खंडहर आ रहे थे। आकृति में से एक पूरी तरह से लाल रंग की आकृति थी जो 3000 डिग्री सेल्सियस तक की दिमाग सुन्न करने वाली लपटों की एक विशाल मात्रा को विकीर्ण कर रही थी क्योंकि वह जिस जगह से गुजरी थी वह तुरंत लपटों से घिर गई थी, जबकि उसके हर हमले में एक अविश्वसनीय विनाशकारी शक्ति भरी हुई थी। दूसरा एक विशालकाय 3 मीटर लंबा राक्षस था जो अजीब काले चिपचिपे पदार्थ से ढका हुआ था जो एक अथाह प्रकाश के साथ चमक रहा था। उसका विशाल मुंह उसके कानों तक पहुंच गया। उसके नुकीले दांत सुई के आकार के थे जो बिना सुई के दांतों से भी तेज चमक बिखेर रहे थे, जबकि उसकी 2 सेंटीमीटर लंबी लाल जीभ उसके मुंह से लटक रही थी। जब वह असंभव गति से एक इमारत से दूसरी इमारत में कूद रहा था तो उसके शरीर की मांसपेशियां उभर आई थीं और उसके रास्ते में आने वाली कई संरचनाओं पर कहर बरपा रहा था। दोनों आकृतियां कोई और नहीं बल्कि जुरो और लपटें थीं और वे वर्तमान में चेहरे पर जोकर का मुखौटा लगाए हुए आदमी की आकृति का पीछा कर रहे थे। वे पहले ही सैकड़ों चालें बदल चुके थे, फिर भी जोकर का मुखौटा पहने हुए आदमी अभी भी भाग रहा था और उसके चेहरे पर एक भी भाव नहीं था। सुंदर हॉट कार्ड टाइप, ये शब्द योना द लिमिटलेस क्लाउन से निकले क्योंकि उसके हाथ में कुल 5 कार्ड दिखाई दिए जिनमें से प्रत्येक पर दिल की छवियां अंकित थीं। अचानक हवा में मुड़ते हुए उसकी आंखें उसकी ओर चमकती हुई 2 आकृति पर पड़ीं और उसने तुरंत कार्ड उनकी ओर फेंक दिए। बिजली की जांच, उसने अपने मुखौटे के भीतर एक चंचल मुस्कुराहट के साथ सोचा क्योंकि कार्ड अचानक तेज हो गया और हर इंच के साथ वे शक्तिशाली बिजली के साथ चमकने लगे। एक बार जब वे डू से पहले पहुंच गए तो वे पहले से ही बिजली की शक्तिशाली किरण बन गए, भयावह शक्ति के साथ आगे बढ़ते हुए जैसे कि अंतरिक्ष भी तुरंत कांच की बौछार में फट गया। बूम! तुरंत जुरो और फ्लेम की आंखें तुरंत बदल गईं क्योंकि उन्होंने तुरंत अपनी कला को उजागर किया। फायर हॉट कैल्ड्रॉन का प्रेत, ध्वस्त, लपटें जोर से दहाड़ने लगी क्योंकि उसके हाथ पर बहुत सारी लपटें दिखाई दी। उसकी नसें खुद ही शुद्ध अराजक लाल लपटों में फट गईं और तुरंत उसने दोनों मुट्ठियों से बिजली की किरण पर प्रहार किया। धमाका! अंतरिक्ष में तुरंत ही विस्फोट हो गया क्योंकि 2 मीटर की विशाल ज्वलनशील लाल कड़ाही का पंख फ्लेम के हाथों में दिखाई दिया जो तुरंत बिजली की किरण से टकरा गया। वैनम का आतंक, 7 पूंछ वाला रीपर, जूरो जोर से चिल्लाया क्योंकि उसके पूरे शरीर को ढकने वाला अजीब काला चिपचिपा पदार्थ तुरंत सांपों की तरह इधर उधर घूमने लगा और उसकी दुम की रीढ़ से उस अजीब चिपचिपा पदार्थ से बनी 7 विशाल पूंछें दिखाई दी जिनमें से प्रत्येक का एक नुकीला सिरा था और वे सभी बिजली की किरण पर आगे की ओर टकराईं। आग की लपटों से भरी एक कड़ाही और 7 विशाल पूंछें जो विशाल नुकीली पूंछों की तरह लग रही थीं, सभी बिजली की 5 किरणों की ओर टकराईं जो अचानक आपस में मिल गईं और फिर उन पर टूट पड़ीं। काबूम! परिणाम ये हुआ कि उस जगह के आसपास की सारी गगनचुंबी इमारतें अचानक धूल में मिल गईं और मीलों तक की जमीन तुरंत ही शून्य में तब्दील हो गई। 2 लोगों की आकृति तुरंत जमीन पर गिर गई और उस पर एक विशाल खाई बन गई। जैसे ही यूनो धीरे से एक गगनचुंबी इमारत पर उतरा, उसकी आंखें दूर की खाई को देख रही थीं। वे इतनी जल्दी नहीं मर सकते थे, है न? उसने खुद से एक अजीब तरह से चिंतित भाव के साथ कहा, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान खिल गई क्योंकि उसने 2 आकृतियों को जल्द ही खाई से बाहर निकलते देखा। अच्छा, अगर तुम इतनी जल्दी मर जाते तो ये कम मजेदार होता, योना ने गगनचुंबी इमारत से कूदने की तैयारी करते हुए कहा। तभी अचानक उसके चारों ओर की हवा में अफरा तफरी मच गई और पीछे से उसके कानों में एक शब्द गूंजा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, यूनो? हाँ, यूनो बस हैरान होकर खड़ा रहा और उसने धीरे धीरे अपनी नज़रें पूरी तरह से लाल आंखों की ओर घुमाईं जिसके माथे पर एक बड़ी नस उभरी हुई थी। कमांडर सिग्रिड! कमांडर सिग्रिड के कंधे पर लेटे हुए व्यक्ति को देखने से पहले यूनो ने चौंक कर कहा, मैंने तुम्हें मिशन की देखभाल करने के लिए कहा था। मैंने तुम्हें प्रभारी बनाया और तुम क्या कर रहे हो? मज़ा आ रहा है? क्या तुम्हें लगता है कि यह एक खेल है? कमांडर सिग्रिड ने धीरे से कहा। फिर भी उसके चारों ओर की जगह टुकड़ों में टूटने लगी क्योंकि अचानक उसके शरीर के चारों ओर एक ब्लैक होल बन गया। कदम कदम कदम, और धीरे धीरे वह यूनो की ओर चलने लगा जिसका मजाकिया भाव धीरे धीरे डर में बदल गया। लोग इस मिशन के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं। लोगों ने अपनी सारी मेहनत सिर्फ इस मिशन को सफल बनाने के लिए गंवा दी है। और तुम क्या कर रहे हो? जितना हो सके उतना मजा लेने की कोशिश कर रहे हो? कमांडर सिग्रिड ने पूछा जब वह यूनो से सिर्फ 1 सेंटीमीटर आगे खड़ा हुआ, जिसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर का नियंत्रण अचानक उससे छीन लिया गया है। तुमने मुझे एक बार फिर निराश किया है। अध्याय 346, एक कमांडर का क्रोध। एक कमांडर का क्रोध। तुमने मुझे एक बार फिर निराश किया है, कमांडर सिग्रिड ने कहा जब उसकी पूरी तरह से लाल आंखें उसके सामने खड़े जोकर नकाबपोश व्यक्ति पर टिकी हुई थीं जिसके पूरे बाल पहले से ही शुद्ध भय से खड़े थे। चले जाओ, कमांडर सिग्रिड मौत से अचानक क्रोध की दहाड़ निकली
क्योंकि यूनो तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया और दूर तक उड़ गया। उसकी पीछे की ओर गति से अंतरिक्ष फट गया, क्योंकि उसका शरीर तुरंत भयानक घर्षण से आग की लपटों में घिर गया और तुरंत उसने सैकड़ों गगनचुंबी इमारतों को चीर दिया, इससे पहले कि वह एक गगनचुंबी इमारत से जुड़े एक विशाल खंभे पर कील ठोंक दिया जाए। पुची, मांस को चीरने वाली किसी चीज की आवाज जोर से सुनाई दी। उसके बाद उसके मुंह से अनियंत्रित रूप से खून बहने लगा, क्योंकि खंभा हिंसक रूप से उसके दाहिने सीने को चीरता हुआ, उसकी पसलियों को पूरी तरह से काटता हुआ और उसके दिल को चीरने से बस थोड़ा सा बचा। तुरंत ही दुनिया में अंधेरा छा गया, जब यूनो का हाथ खाली होकर उसकी छाती पर लगे घाव से बहते खून पर गिर गया और उसके मुंह से लगातार पिट-पट की आवाज गूंजने लगी। तुरंत ही फ्लेम्स और जूरो की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं, क्योंकि उन्होंने उस आकृति को देखा जो उन दोनों से समान रूप से लड़ रही थी और एक साधारण चप्पू से दूर उड़ गई और बिना दो बार सोचे वे तुरंत मुड़े और भाग गए। कमांडर सिग्रिड ने जोर से सांस छोड़ी। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके माथे पर लाल नस धीरे धीरे गायब हो गई। मैं प्रतिभाशाली होने और अधिक विशेषाधिकार देने को समझता हूँ। जो मैं नहीं समझता वह है उस विशेषाधिकार का लाभ उठाकर मूर्खतापूर्ण कार्य करना। यह आपकी परपीड़क इच्छाओं को पूरा करने की जगह नहीं है, कमांडर सिग्रिड ने दूर की ओर देखने से पहले कहा, जहां दो आकृतियां दूर की ओर भागती हुई दिखाई दे रही थीं और बिना एक भी शब्द कहे उसने बस उनकी ओर इशारा किया। फ्लेम्स और जूरो जो अपनी सबसे तेज गति से दूर भाग रहे थे, वे तब अवाक रह गए जब उनके सामने से 1 इंच की दूरी पर एक विशाल लाल भंवर दिखाई दिया और वे उसमें भाग गए। और कमांडर सिग्रिड के सामने एक और भंवर तुरंत दिखाई दिया, जो कि केवल 5 सेंटीमीटर दूर था और 1 सेकंड बाद पोर्टल से बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति जूरो था, जिसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं क्योंकि वह उस आकृति का सामना कर रहा था जिससे वे बचने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कि वह मामले को समझ पाता, एक हाथ हिंसक रूप से उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया और उसका दिल हिंसक रूप से उसके शरीर से बाहर निकल गया। उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने अपने सामने की आकृति के हाथों को देखा, जिसके पास अब एक धड़कता हुआ दिल था। मैं ये उसके आखिरी शब्द थे जब जूरो सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा, मर गया। उसके गिरने के बाद पोर्टल से एक और आकृति प्रकट हुई। जैसे ही फ्लेम्स उसके कदमों में रुका और जमीन पर पड़ी आकृति को देखा, जिसकी पीठ पर एक विशाल छेद था, और उसने एक गहरी सांस ली और उसने धीरे से अपनी नज़र उठाई और कमांडर सिग्रिड से मिला, जिसने दिल को एक तरफ फेंक दिया। और एक एक कदम वह आदमी धीरे धीरे उसकी ओर चला, लेकिन फ्लेम्स ने जो देखा वह कोई आदमी नहीं था जो उसकी ओर चल रहा था। कमांडर सिग्रिड की छवि के साथ एक छवि ओवरलैप हुई, एक लबादा पहने हुए व्यक्ति की छवि जिसका पूरा शरीर एक काली गैस से रिस रहा था और उसकी पीठ पर एक विशाल काली दरांती देखी जा सकती थी, जो एक आभा से भरी हुई थी जो उसके शरीर से उसकी आत्मा को चूसना चाहती थी। और तुरंत उसके दिल में चमकने वाले सभी प्रकार के प्रतिरोध तुरंत बुझ गए, क्योंकि फ्लेम्स कमजोर होकर अपने घुटनों पर गिर गया और अपने माथे को जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। कृपया मुझे मत मारो, कृपया मुझे मत मारो, मैं आपकी सेवा के लिए कुछ भी करूंगा, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा, बस कृपया मुझे मत मारो। मुझे एक परिवार की देखभाल करनी है, मेरी पत्नी ने 2 हफ्ते पहले ही बच्चे को जन्म दिया है, कृपया मुझे मत मारो। उसने कमांडर सिग्रिड के जूतों को कसकर पकड़ते हुए गुस्से से विनती की, और धीरे से कमांडर सिग्रिड ने स्वाइप करने से पहले अपनी उंगली उसकी ओर इशारा की। ड्रॉप। तुरंत मांस के फटने की आवाज गूंजी और उसके बाद जमीन पर किसी वस्तु के गिरने की आवाज आई, जिससे फ्लेम की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने अचानक अपने पूरे शरीर पर नियंत्रण खो दिया था, केवल अपनी गर्दन पर नियंत्रण रख पाया था। और अब उसकी उच्च स्तरीय साधना एक अभिशाप की तरह लग रही थी, क्योंकि उसे इस तथ्य का पूरा एहसास हो गया था कि उसका सिर उसके शरीर के बाकी हिस्सों से अलग हो गया है। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, ये उसके आखिरी शब्द थे जब कमांडर सिग्रिड के पैरों पर उसकी पकड़ ढीली हो गई और वह मर गया। सदमे और पछतावे में उसकी दोनों आंखें खुली हुई थीं। यह मेरी जिज्ञासा को बढ़ाता है कि जिन लोगों ने बहुत से निर्दोष लोगों को मार डाला है, वे आखिर में वही लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा भीख मांगते हैं कि उन्हें न मारा जाए। कमांडर सिग्रिड ने कहा कि जब उसने अपने सामने देखा तो एक युवा व्यक्ति धीरे धीरे चला आ रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि मुस्कुराता हुआ बुद्ध था, और उसके हाथों में बिंग बैंग, ब्रूनो और गोरो की बुरी तरह से घायल आकृतियां थीं। मुस्कुराते हुए बुद्ध ने उन तीनों को हरा दिया था और उन्हें जीवित वापस लाने में भी कामयाब रहे थे। और तुरंत ही वह कमांडर सिग्रिड के सामने पहुंचे। उन्होंने तुरंत अपने हाथों में मौजूद आकृतियों को नीचे गिरा दिया और घुटनों के बल बैठ गए। इस युवा ने कमांडर को देखा है, उठो, कमांडर सिग्रिड ने कहा, और इस मिशन के शुरू होने के बाद से उनके चेहरे पर पहली बार मुस्कान उभरी। तुमने मुझे निराश नहीं किया, रॉयन। उन्हें वापस अंतरिक्ष यान में ले जाओ और उन्हें बंद कर दो। वे म्यूटेंट संगठन बेस हेड के स्थान की कुंजी होंगे, कमांडर सिग्रिड ने कहा, और रॉयन ने तुरंत आकाश में उड़ने से पहले एक आखिरी बार झुककर प्रणाम किया। अब केवल 2 लोग ही बचे हैं जिनकी हमें तलाश है, म्यूटेंट संगठन बेस हेड और वह अवशेष आकृति जो रिहाना से बच निकलने में कामयाब रही।
कमांडर सिग्रिड ने दूर की ओर देखते हुए कहा। उनकी आंखें भावनाओं से चमक रही थीं। इतने सालों से चल रहा युद्ध आखिरकार पूरा हो गया। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, फिर उस आकृति को देखने के लिए मुड़ा जो पूरी अवधि तक उसके कंधे पर लटकी रही। तुम एक हीरो हो ज़ेरास, और भले ही तुमने सब कुछ खो दिया हो, चिंता मत करो, तुम्हारे कामों को बुलाया नहीं जाएगा। ये मैं वादा करता हूँ। अध्याय 347 जागना। जागना। बीप बीप बीप। छोटे से सफ़ेद कमरे में मॉनिटर की बीप की आवाज़ सुनी जा सकती थी, क्योंकि गहरे नीले रंग की दो पुतलियां धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रही थीं। ज़ेरास ने पूरी सफ़ेद छत को देखा जिसने उसकी पूरी दृष्टि को ढक लिया था। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी कुर्हीं, अचानक प्रकाश के संपर्क में आने के कारण हल्का दर्द महसूस किया। ऐसा कुछ जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। धीरे धीरे उसका मस्तिष्क अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को पुनः प्राप्त करने लगा, क्योंकि वह धीरे धीरे अपनी नींद की स्थिति से उठ गया। आंखें कमरे के चारों ओर देख रही थीं, जो कि काले बालों वाले और आयरिस वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को छोड़कर अपेक्षाकृत खाली था, जो कमरे के विपरीत दिशा में मौजूद सफ़ेद सोफे पर बैठा था। ज़ेरा की आंखें उस आदमी को देखते हुए सिकुड़ गईं, क्योंकि वह याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने उसे आखिरी बार कहाँ देखा था, लेकिन असफल रहा। वह क्रॉस लेग करके बैठ गया और उसने ठीक से इस्त्री की हुई सफ़ेद रंग की लंबी आस्तीन वाली टी शर्ट पहन रखी थी, जिसे उसने अपने घुटनों तक की लंबाई वाली गहरे रंग की ऑफिस पैंट में ठीक से टक किया हुआ था। उसका गहरे रंग का सूट पहना हुआ नहीं था, बल्कि बस उसके कंधे पर लटका हुआ था। उसके बगल में एक गहरे रंग का डंडा था, जो सुंदर सुनहरे धारियों से सजा हुआ था। कम से कम जिसने भी इसे यही कहा है, लेकिन ज़ेरास जानता था कि वे रूनिक रेखाएं थीं और डंडा अपने आप में एक हथियार था। दस्तक दस्तक। दरवाजा खुलते ही अचानक पूरे घर में दस्तक की आवाज़ गूंज उठी और तुरंत ही एक और आदमी अंदर आया। उसने भी उसी तरह कपड़े पहने हुए थे जैसे उस आदमी ने पहने थे, सिवाय इसके कि उसके बाल बहुत लंबे सफ़ेद थे और उसने टोपी पहन रखी थी। ओह, तुम जाग गए, उसकी आश्चर्य भरी आवाज़ उसके कानों में गूंजी, क्योंकि ज़ेरा की आंखें कुछ देर के लिए खुली रहीं, फिर वह जल्दी से बिस्तर से कूद गया और एक घुटने पर बैठ गया। इस युवा ने महान सेनापति को देखा है, ज़ेरास ने सम्मान के साथ कहा। वह तुरंत पहचान गया कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कमांडर लेवेरोन था। हालांकि उसने उसे कभी जीवित नहीं देखा था, न ही उसने कभी किसी कमांडर को जीवित देखने का सपना देखा था, फिर भी वह उसे तुरंत पहचान पाया। उठो, युवा, कमांडर लेवेरोन ने कहा, जैसे ही ज़ेरास धीरे धीरे वापस उठा। मैं तुम्हें मेरे जैसे ही महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलवाता हूँ, ज़ेरास, कमांडर लेवेरोन ने कहा, जैसे ही उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसे कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के पास ले गया। यह कोई और नहीं बल्कि कमांडर सिग्रिड है, मिशन के लिए जिम्मेदार, और वह वही है जिसने तुम्हें ढूंढा, कमांडर लेवेरोन ने कहा। जैसे ही ज़ेरास ने तुरंत अपने घुटने पर बैठने की कोशिश की, लेकिन कमांडर लेवेरोन ने उसे वापस खड़ा कर दिया। इस बारे में चिंता मत करो, सिग्रिड को औपचारिकता से नफरत है, कमांडर लेवेरोन ने कहा। जैसे ही ज़ेरास ने उस व्यक्ति को देखा जो धीरे धीरे अपने पैरों से उठा और अपने कंधे पर कसकर अपना हाथ रखा, घड़ी को देखने से पहले उसकी भौहें चिंता में सिकुड़ गईं। तुम एक हफ्ते से बेहोश हो, तुम्हें कैसा लग रहा है, कमांडर सिग्रिड ने पूछा कि ज़ेरास ने अपनी आंखें बंद करके और अपनी चेतना को अपने पूरे शरीर में निर्देशित करके अपने शरीर को महसूस करने की कोशिश की। उसका चेहरा नीचे की ओर गिर गया, जिसे कमांडरों ने नोटिस किया, और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलीं। बहुत कमज़ोर, ये वैसा ही एहसास है जैसा कि जब मैं लेट स्टार रैंक स्टेज पर था, ज़ेरास ने जवाब दिया, क्योंकि कमांडर का चेहरा भी उतर गया। लेकिन खेती की आधार शक्ति के अलावा, क्या आप कमज़ोर महसूस करते हैं, जैसे आपके शरीर में दर्द या ऐसा कुछ, कमांडर सिग्रिड ने पूछा। नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, ज़ेरास ने सच्चाई से जवाब दिया। वह वास्तव में बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, इस अर्थ में कि उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, ज़ेरास, कमांडर सिग्रिड ने गंभीरता से कहा, क्योंकि ज़ेरा की भौहें सिकुड़ गईं और वह बिस्तर पर बैठ गया। सबसे पहले यह है कि आप अपंग ज़ेरास हैं। शायद यही कारण है कि आप इतने कमज़ोर महसूस करते हैं, जैसे कि जब आप लेट स्टार रैंक स्टेज पर होते हैं। ये चमत्कार ही है कि आप स्टार रैंक के अंतिम चरण की तरह मजबूत महसूस करते हैं। अपंग लोगों के पिछले अध्ययनों से पता चला है कि वे सामान्य मनुष्यों की तुलना में कमज़ोर महसूस करते थे, जो बिल्कुल भी साधना नहीं करते थे। वे 7 साल के बच्चे जितने कमज़ोर थे। आप इसका एक बहुत ही अजीब अपवाद हैं और ऐसा मामला पहले कभी नहीं देखा गया है, कमांडर लेवेरोन ने कहा, जब ज़ेरास ने खुद को हंसाने से पहले एक भान उठाए। अपंग होने के बाद भी मैं अभी भी एक विशेष मामला हूँ। ऐसा लगता है कि दुनिया चाहती है कि मैं सभी क्षेत्रों में असाधारण बनूं। ये जानने के बाद कि आप अपंग हो गए हैं, हमने आपकी मेनाकोर को वापस पाने की समस्या को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन हम इसे नहीं ढूंढ पाए और अनुमान लगाया कि यह संभवतः नष्ट हो गया है। इसलिए हमने प्राचीन अभिलेखों को खोजने की कोशिश की, लेकिन
आप कोई समाधान नहीं ढूंढ पाए, जेरास ने कमांडर लेविरॉन के सिर हिलाने पर कहा। लेकिन हमने एक रास्ता खोज लिया है, आपके लिए कम से कम अपने पूर्व शिखर पर लौटने का एक तरीका। ओह, वह क्या है? जेरास ने पूछा, उसकी आंखें एक नई रोशनी से चमक रही थीं। नैनो टेक्नोलॉजी, कमांडर सिग्रिड ने उत्तर दिया। हाँ, यह आपके मानव अंगों को रोबोटिक अंगों में प्रत्यारोपित करना है। जैसा कि आप जानते होंगे, धातु के ब्लेड हैं जो पूरे पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, और प्लाज्मा गन जो एक शिखर उल्का रैंक चरण के शरीर में छेद कर सकते हैं। कमांडर सिग्रिड ने जेरास के सिर हिलाने पर कहा, हमारे पास ईआई में कुछ लोग हैं जिन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी की खेती करना चुना है। ईआई में कुछ कुलीन सैनिक जो प्रमुख पदों की रैंकिंग तक भी पहुंच चुके हैं। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप अपनी ताकत वापस पा सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी की खेती के रास्ते पर नए सिरे से शुरुआत करके। कमांडर लेविरोन ने जेरा की भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हम यह नहीं पूछने वाले थे कि तुम ये चाहते हो या नहीं, और होश में आने से पहले तुरंत प्रक्रिया शुरू कर देते। इसलिए जब तुम जागोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम खेती के एक नए रास्ते पर चल पड़े हो और रैंक में तेजी से ऊपर उठने के लिए कड़ी मेहनत करो, जैसा कि तुम हमेशा करते आए हो। लेकिन एक चीज़ ने हमें रोक दिया और हमें तुम पर किसी भी प्रयास को रद्द करने के लिए मजबूर किया, कमांडर सिग्रिड ने कहा, और उसकी आंखें शांत हो गईं। हमारे हिसाब से जेरास, तुम कमांडर लेविरोन ने धीरे से अपनी टोपी उतारते हुए कहा, लेकिन फिर भी शब्द पूरा नहीं कर पाए। तुम्हारे पास जीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल हैं जेरास, कमांडर सिग्रिड ने पूरा किया। अध्याय 348, ईआई से सेवानिवृत्त होना। कमांडर सिग्रिड ने निर्दयता से बम गिराया और पूरी जगह सन्नाटा छा गया। यहां तक कि जेरास ने भी अपने सीने में अपने दिल की धड़कनें तेज महसूस की। उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए वास्तव में मृत्यु को स्वीकार करना लगभग असंभव था, और इसका नाम सुनते ही उसकी रीढ़ की हड्डी लगभग ढह गई। लेकिन इससे भी ज्यादा नुकसानदायक यह है कि जेरास, आप जितना ज्यादा गहन काम करते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी समाप्त होने वाला है। और अगर हम नैनोटेक्नोलॉजी प्रत्यारोपण के साथ जबरदस्ती आगे बढ़ते, आपका जीवन बहुत कम हो जाता और आपके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल और बचता। यह इसके लायक नहीं था, इसलिए हमने ऑपरेशन रद्द कर दिया, कमांडर सिग्रिड ने जेरास की गहरी सांस लेते हुए कहा। तो मुझे ईआई से सेवानिवृत्त होना पड़ेगा? जेरास ने पूछा, जबकि कमांडर लेविरॉन ने बगल की ओर देखा, जबकि कमांडर सिग्रिड ने अपने पैरों पर नीचे देखा, जैसे कि कोई वस्तु अचानक उस पर बैठ गई हो। वह वास्तव में बहुत जल्दी समाप्त हो गया, जेरास ने खुद से सोचा। उसने सोचा था कि वह ईआई में रैंक से ऊपर उठ जाएगा जब तक कि वह कमांडरों के बराबर का पद नहीं पा लेता, लेकिन कौन सोच सकता था कि उसके पास रिटायर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उसके लिए जीवन वास्तव में बहुत तेजी से बदल गया। एक ऐसे व्यक्ति से जिसके पास बहुत अधिक क्षमता थी और जिसका चांद तक पहुंचना एक निश्चित बात थी, एक ऐसे व्यक्ति में जिसके पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बार जीवन ने उसे बहुत मुश्किल से मारा और उसके उठने की संभावना लगभग शून्य हो गई। समझो जेरास, तुम्हारी सेवानिवृत्ति से हमें तुमसे ज्यादा दुख होगा। तुम्हारे पास ऐसी क्षमता थी जो 5 राक्षसी प्रतिभाओं से प्रतिस्पर्धा कर सकती थी, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि तुम में ये अजीबोगरीब विचित्रताएं नहीं हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम आदेशों को ध्यान से सुनते हो और जोखिम की परवाह किए बिना मिशन को पूरा करना सुनिश्चित करते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम जोखिम के बारे में बिल्कुल भी सोचते हो। तुम्हारी बहादुरी सराहनीय है, जेरास। यहाँ, ये तुम्हारा सेवानिवृत्ति पत्र है। तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ 3 साल और बचे हैं। ईआई आपको काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, जबकि आपके पास जीने के लिए इतना ही है, कमांडर सिग्रिड ने कहा, जैसे ही उनके हाथों में एक सफेद रंग का कागज आया और उन्होंने उसे जेरास को थमा दिया। ईआई से सेवानिवृत्ति का पत्र पहले से ही इसके शीर्ष पर देखा जा सकता था, ईआई के प्रतीक के साथ, और कागज के नीचे वह जगह थी जहां उनके हस्ताक्षर करने की जगह देखी जा सकती थी। मैं उसने कहने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला क्योंकि कलम पकड़े हुए उसके हाथ बेकाबू होकर हिल रहे थे। ईआई उसके लिए बहुत मायने रखता था। उसका पूरा जीवन एक अनाथालय में बीता था जहां वह मुश्किल से जिंदा रह पाता था, और फिर उसे ईआई का पता चला। ये वह जगह थी जिसने उसे जीवित रहने और जीने के बीच का अंतर दिखाया। ये वह जगह थी जहां वह पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हुआ, ताकत में, और यहां तक कि अपनी खुद की उत्पत्ति के बारे में और अधिक जानने के लिए। वह ऐसी चीजें देखने लगा था जो उसने कभी नहीं देखी होंगी, और जीवन का अनुभव किया जो उसके जैसे व्यक्ति के लिए सामान्य रूप से निर्धारित नहीं था। यह मूल रूप से वह सब कुछ था जो वह जानता था। यह एकमात्र ऐसी चीज थी जिस पर वह भरोसा कर सकता था, एकमात्र चीज जिस पर उसे भरोसा था कि वह उसे बचा सकती है जब चीजें नीचे गिरेंगी। लेकिन अब ड्रिप ड्रिप ड्रिप, और उसके सिर में कागज की म्यान अचानक छोटे गोलाकार गीले धब्बों में लिपटी हुई थी जो जेरा की आंखों से लगातार टपक रही थी। और कागज की म्यान पर आंसू बरसने के 1 मिनट बाद उसने कागज पर हस्ताक्षर करते समय अपने हिलते हाथों पर बलपूर्वक नियंत्रण पाया।
उसने तुरंत हस्ताक्षर किए, कागज पर एक शानदार रून चमक उठा और उसके बाद उस पर एक अजीब सी मुहर की छाप दिखाई दी और फिर अचानक वह पतली हवा में गायब हो गई। तुम शायद यह से सेवानिवृत्त हो गए हो ज़ेरा, लेकिन यह आपको अपने में से एक के रूप में पहचानता है और हमेशा। कमांडर लेविरोन ने उसके कंधे को कसकर पकड़ते हुए कहा। दुर्भाग्य से वह युवक पहले से ही अपनी दुनिया में था और उसने धीरे धीरे उस पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। क्या हम यह बेस में हैं? ज़ेरास ने अचानक पूछा और कमांडर सिग्रिड ने अपना सिर हिलाया। मन कोर के बिना कोई भी यह प्रशिक्षण बेस में प्रवेश नहीं कर सकता। ये ग्रैंड कमांडरों द्वारा स्थापित एक नियम है, यहाँ तक कि हम खुद भी उस नियम को नहीं तोड़ सकते, या बेहतर तरीके से कहें तो हम हिम्मत नहीं करते। लेकिन आपके सभी दोस्तों की जानकारी एकत्र कर ली गई है और उन्हें आपकी दुर्दशा के बारे में पता चल गया है। हमारी जानकारी के अनुसार आप ईआईए में कुल 5 लोगों को ही जानते थे। पहला है क्विन वॉर्डस्पेस, लेकिन हम उससे संपर्क नहीं कर पाए। ऐसा कहा जाता है कि आपके मिशन पर जाने के बाद क्विन तब से ही घनिष्ठ साधना में उतर गया था और कभी भी बाहर नहीं निकला और न ही कक्षा में गया। उसने बस खुद को मन साधना कक्ष में बंद कर लिया और पागलों की तरह साधना करता रहा। कारण के बारे में हम भी नहीं जानते, कमांडर लेविरोन ने कहा और ज़ेरा की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने वास्तव में क्विन में एक अजीब विसंगति देखी थी और वह ये थी कि उसकी साधना इतनी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब वह पूर्ण साधना में भी प्रवेश कर चुका था। ये हंसमुख क्विन के लिए बहुत अजीब था, जो खाने, वीआर गेम खेलने और विभिन्न सुंदर लड़कियों के बारे में जानने में समय बिताना पसंद करता था। आपका दूसरा करीबी दोस्त एक एल्वेन नाम है, ट्राइटन एल्वियनोर, लेकिन उसने अजीब तरह से संदेश का कोई जवाब नहीं दिया, जिसका कारण अज्ञात था, कमांडर सिग्रिड ने कहा। ओह, ज़ेरास ने बिना कुछ और कहे जवाब दिया। वह और ट्राइटन इतने करीब नहीं थे। हालांकि ज़ेरास का कहना है कि वह पहला दोस्त था जिससे वह कभी मिला था। उनका विभाग भी करीब नहीं था, इसलिए वे वास्तव में ज़्यादा बातचीत नहीं करते। हालांकि जब उसने सुना कि उसने जवाब नहीं दिया, तो वह अपने दिल में दर्द महसूस किए बिना नहीं रह सका। तुम्हारी तीसरी दोस्त गया शिरोन नाम की एक इंसानी लड़की है। उसे खबर भेजी गई थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, कमांडर लेविरोन ने अपना चेहरा नीचे करके कहा, और वह ज़ेरास को देखने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन उसने देखा कि उस युवक की ओर से कोई जवाब नहीं आया था और न ही उसने कोई शारीरिक बदलाव देखा था। उसके चेहरे पर बस एक भावहीन भाव था। तुम्हारा चौथा दोस्त वोनेक रूजेविल्ट नामक एक नर ड्रैगनॉइड है। मेरे लिए वह तुम्हारा एकमात्र सच्चा दोस्त है। अध्याय 349, वोनेक रूजेविल्ट, एक बड़ा दिल वाला ड्रैगन। मुझे लगता है कि तुम्हारा एकमात्र अच्छा दोस्त वोनेक रूजेविल्ट है, कमांडर सिग्रिड ने कहा, जबकि ज़ेरास ने इस पर भौहें चढ़ाईं। तुमने ऐसा क्यों कहा? आजकल लोगों के लिए सच्चे दोस्त पाना बहुत मुश्किल है, ज़ेरास। तुम्हारे तथाकथित दोस्त इसका सबूत हैं। ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम दोस्त कहते हो, जिनके साथ तुम समय बर्बाद करते हो, लेकिन जब तुम अचानक बहुत निराश हो जाते हो तो वे सब तुम्हारी कॉल को अनदेखा कर देते हैं। मुझे लगता है कि कहावत है कि जब तुम अपने सबसे बुरे पल में होते हो तब तुम्हें पता चलता है कि असल में दुश्मन कौन है और असली दोस्त कौन है। यह एक बहुत अच्छी कहावत है और यह एक दुखद कहावत भी है, कमांडर सिग्रिड ने कहा, जबकि ज़ेरास बस दूर की ओर देख रहा था। वह बचाव में क्या कह सकता था? उन्होंने लगभग 1 सप्ताह पहले उन्हें संदेश भेजा था और उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। वे सभी इतने व्यस्त हैं कि उनके पास संदेश का जवाब देने का समय नहीं है। अब जब वह अपने सबसे निचले स्तर पर था तो उसके तथाकथित दोस्तों में से किसी ने भी फ़ोन करने की जहमत नहीं उठाई। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम आखिर में सही था। सच में इधर उधर जाकर बेवकूफ़ दोस्त बनाना वाकई समय की बर्बादी थी। उसे अपना सारा ध्यान सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने पर लगाना चाहिए था। और वोनेक एक सच्चा दोस्त था, ज़ेरास, जैसे ही उसने तुम्हें ये दिया, कमांडर लेविरोन ने कहा, और उसके हाथों में एक अजीब सुनहरा कांच का डिब्बा दिखाई दिया। जैसे ही कांच उस क्षेत्र में दिखाई दिया, ज़ेरास ने महसूस किया कि उसके सीने में उसका दिल जोर से कांप रहा था, जैसे कि एक ड्रैगन जोर से दहाड़ रहा हो, जो पूरे क्षेत्र में गूंज रहा था और ज़ेरास को अपने भीतर अपने मूल शेल को महसूस करने के लिए चौंका रहा था। लेकिन जैसे ही यह आया, यह एहसास गायब हो गया और कमांडर लेविरोन ने कांच के डिब्बे को अपनी हथेलियों पर रख लिया। ज़ेरा की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने बॉक्स में सुनहरे तरल को देखा जो एक सुनहरे आंसू की बूंद जैसा लग रहा था, और तुरंत उसके चेहरे पर एक सुनहरा अधिसूचना पैनल दिखाई दिया। होस्ट एक गोल्डन ड्रैगन के कोर्टिया के संपर्क में आया है। उपभोग करने से होस्ट का जीवन 20 साल और बढ़ जाएगा, सिस्टम ने घोषणा की, और ज़ेरा का जबड़ा लगभग ज़मीन पर गिर गया। ये वोनेक द्वारा आपको दिया गया एक कोर्टिया है। मैं आपको बताता हूँ कि यह एक ड्रैगन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये कोर्टिया अनिवार्य रूप से एक ड्रैगन के पास मौजूद जीवन और क्षमता की कुल मात्रा का आधा है। ये ड्रैगन के पूरे अस्तित्व का आधा है। यदि अपनी पूरी क्षमता पर वोनेक शीर्ष आकाशगंगा रैंक चरण तक पहुंचने में सक्षम होगा और 1000 साल तक जीवित रहेगा। इस टियर कोर को उससे अलग करने के बाद वह अब केवल 500 साल तक जीवित रह पाएगा और वह अधिकतम केवल शीर्ष ब्रह्मांडीय रैंक तक पहुंच पाएगा।
क्या अब आप समझ गए हैं कि यह कितना मूल्यवान है? कमांडर सिग्रिड ने कहा, जबकि ज़ेरास मूक रूप से वहां खड़ा था और सुनहरे कोर को चकित होकर देख रहा था। इसके अलावा ड्रैगन का कोर टियर कभी नहीं निकाला जा सकता, भले ही ड्रैगन को मार दिया गया हो। इसे मैन्युअल रूप से निकालना असंभव है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कोई ड्रैगन को मजबूर करता है तो क्या होता है। वे कभी सहमत नहीं होंगे और आपको जो चाहिए वो देने के बजाय खुद को विस्फोट करने का विकल्प भी चुनेंगे। वे इतने घमंडी हैं। ईआईए के इतिहास के अनुसार आप पहले व्यक्ति हैं जिन्हें स्वेच्छा से ड्रैगन का कोर टियर दिया गया है। यहाँ तक कि मैं भी हैरान और अवाक रह गया जब वोनिक ने इसे मुझे दिया। यह अविश्वसनीय था। कमांडर लेविरोन ने कहा कि उनकी आंखों में शुद्ध सदमा और विस्मय झलक रहा था। लेकिन क्यों? ज़ेरास ने अपनी हथेलियों में ड्रैगन कोर टियर को देखते हुए आश्चर्य से पूछा। ये सच था कि वह और वोनिक दोस्त थे, लेकिन यह निश्चित रूप से उस स्तर तक नहीं था जहां वे अपने शेष जीवन और प्रतिभा का आधा हिस्सा दूसरे के साथ साझा करने के लिए तैयार होते। तो वोनिक ने उसे अपना आधा जीवन क्यों दिया? चाहे वह इसके बारे में कितना भी सोचे, यह इसके लायक नहीं था। ये कहना दुखद था, लेकिन ज़ेरास को खुद भी वास्तव में लगा कि वह उस युवक की आधी जिंदगी के लायक नहीं है। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। ड्रैगन वैसा नहीं सोचते जैसा हम इंसान सोचते हैं। तुम शायद सोच रहे होगे कि शायद तुम इसके लायक नहीं हो, लेकिन अनजाने में तुमने जो भी छोटी मोटी हरकत की है, उसने वोनिक को अनजाने में ही इतना भड़का दिया होगा जितना तुम कभी सोच भी नहीं सकते। कमांडर सिग्रिड ने कहा, हमने तुम्हारे साथ जो आखिरी व्यक्ति रिकॉर्ड किया है वह कोई और नहीं बल्कि प्रशिक्षक मोनिका है। उसने भी इस खबर के बारे में सुना था, लेकिन दुर्भाग्य से मोनिका एक दुर्लभ प्रजाति है और उसे घर में नज़रबंद कर दिया गया है, या ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो ईआईए गिरफ्तारी। इसलिए वही ईआईए प्रशिक्षण बेस से बाहर नहीं निकल सकती और न ही वह इसके बाहर कोई संदेश भेज सकती है, कमांडर सिग्रिड ने कहा, और ज़ेरास ने भौहें चढ़ा दीं। अजीब बात यह है कि उसे इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और उसने सोचा कि प्रशिक्षक मोनिका सिर्फ एक और प्रशिक्षक है। अब उसे इतना भी यकीन नहीं था कि वह सिर्फ एक और प्रशिक्षक है या नहीं। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें आप जानते हैं, कमांडर सिग्रिड ने कहा, और ज़ेरास ने निराश होकर सिर हिलाया। इस बात को खत्म करते हुए हम कहना चाहते हैं, ज़ेरास, आपके मिशन की सफलता के लिए बधाई। ऑपरेशन सफल रहा और म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन इस धरती से मिट गया है। केवल एक व्यक्ति लापता है और वह है अज्ञात बेस हेड। और हमारे पास आपके लिए एक सवाल भी है, ज़ेरास, आप अपन कैसे हो गए? कमांडर लेविरोन ने एक संदिग्ध भाव से पूछा, क्योंकि ज़ेरास को आश्चर्य हुआ कि उन्हें बताने की भी जहमत उठानी चाहिए या नहीं। ये वैसे भी बेकार था, लेकिन फिर भी उसने इसे बताना चुना। बेस हेड और ज़ेरास ने उस आदमी के बारे में जो कुछ भी वह जानता था उसे सब कुछ समझाने की कोशिश की, जिसमें उसकी पूरी पिछली कहानी भी शामिल थी, और उसने देखा कि जब वह अपनी कहानी जारी रख रहा था तो कमांडर की दोनों आंखों में चमक आ गई थी। 5 मिनट बाद, यह एक बहुत बड़ी आपदा है, कमांडर लेविरोन ने अपने माथे पर पसीना पोंछते हुए कहा। लेकिन मुझे ज़ेरास, कुछ चीज़ों के लिए तुम्हें बुलाना भी पड़ेगा। मिशन में तुम्हें छिपे रहने और नज़रों से दूर रहने के लिए कहा गया था। मुख्य फोकस खुद पर ध्यान आकर्षित न करना था, और तुमने बिल्कुल उल्टा किया। तुमने आदेश की अवहेलना की। क्यों? अध्याय 350, 5 राक्षसी प्रतिभाओं के बारे में सच्चाई। 5 राक्षसी प्रतिभाओं के बारे में सच्चाई। तब ये बहुत ही बढ़िया विकल्प था। मैंने खुद से सोचा कि यह एक नया संस्थान है। मुझे लगा कि मैं आखिरकार पूरी ताकत से आगे बढ़ पाऊंगा, अपनी असली प्रतिभा का प्रदर्शन करूंगा, अपनी असली सीमाओं का परीक्षण करूंगा। लेकिन अंत में ये कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है, ज़ेरास ने खुद पर मजाक उड़ाते हुए सोचा कि म्यूटेंट संगठन में प्रवेश करते समय वह कितना भोला था। उसने सोचा था कि वह आखिरकार पूरी ताकत से आगे बढ़ पाऊंगा। वह खुद को रोक नहीं सकता था और अपनी क्षमताओं की सीमा देख सकता था। लेकिन इससे उसे क्या मिला? पकड़ा जाना और उसका मैना कोर खा जाना। शायद अगर तुमने आदेश के अनुसार चुप रहना चुना होता, तुम इस मुठभेड़ में बच जाते, कमांडर लेविरोन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, शायद तुम्हारे कोर को जिंदा ही निकाल दिया जाना। ये वाकई अगले स्तर का दर्द है। लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हारा कोर खा लिया गया और बेस हेड की खेती बढ़ गई, कमांडर लेविरोन ने पूछा, और ज़ेरास ने अपना सिर हिलाया। ये जितना हमने शुरू में सोचा था उससे ज्यादा परेशानी भरा हो सकता है। वैसे क्या तुम बेस हेड का नाम जानते हो? कमांडर सिग्रिड ने अचानक पूछा। ज़ेरास ने जवाब दिया। उसने कहा कि उसका नाम एड्रियन था, एड्रियन बेलमर। क्या? दोनों कमांडर अपने पैरों पर खड़े हो गए और ज़ेरास को ऐसे देखा जैसे वह कोई भूत हो। क्या तुम जो कह रहे हो उसके बारे में तुम्हें पक्का पता है? कमांडर लेविरोन ने पूछा। मैंने अपना मैना कोर खो दिया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने अपना दिमाग भी खो दिया है, ज़ेरास ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया। वह उस व्यक्ति का नाम कैसे भूल सकता है जिसने उसे अपन बना दिया?
अरे बकवास, ये सब हमारी गलती है, कमांडर सिग्रिड ने कहा कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में घुस गए। उसकी भुजाओं पर अविश्वसनीय मात्रा में नसें उभरी हुई थीं। कमांडर लेविरॉन का हाथ बिस्तर की चादर पर था, उसके दांत आपस में टकरा रहे थे और उसके सिर पर एक मोटी नस उभर आई थी। ओह, क्या तुम दोनों उसे कहीं से जानते हो? जेरास ने भौहें चढ़ाकर पूछा और दोनों कमांडर की तरफ देखा। 1 मिनट लगा, लेकिन आखिरकार वे दोनों शांत हो गए क्योंकि उन्होंने एक बार फिर अपना शांत व्यक्तित्व हासिल कर लिया। हम उसे सिर्फ जानते ही नहीं हैं, वह हम में से एक था। वही आए का अधिकारी था और 5 राक्षसी प्रतिभाओं में से एक था, बिल्कुल तुम्हारी शिक्षिका मोनिका की तरह, कमांडर सिग्रिड ने कहा और जेरा की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह भी राक्षसी प्रतिभाओं को सुन रहा था। उसे समझ में ही नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। क्या ये किसी तरह का क्लब या कुछ और था? तुम 5 राक्षसी प्रतिभाओं को नहीं जानते? कमांडर लेविरॉन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। नहीं, मैं नहीं जानता। आह, ये संभव है। चूंकि वे अब लंबे समय से नज़रों से ओझल हैं, इसलिए कौन जानता है कि लोगों को उन्हें फिर से पहचानने में कितना समय लगेगा। कमांडर लेविरोन ने अपनी जीभ चटकाते हुए कहा। 5 राक्षसी प्रतिभाशाली लोग, वे 5 लोगों का एक समूह थे जिनकी प्रतिभा और पागलपन ईआईए की शुरुआत से पहले कभी नहीं देखा गया था। 5वीं रिहाना नाम की एक लड़की है जो बेपरवाह परी के छद्म नाम से जानी जाती है। चौथी असीम परिवर्तन करने वाला जोकर यूनो है। तीसरा मुस्कुराता हुआ बुद्ध है और दूसरा कोई और नहीं बल्कि शैतानी दानव एड्रियन बेलमार है, जिसके बारे में हमने सोचा था कि वह मर चुका है। ओह, 5 राक्षसी प्रतिभाशाली लोग सभी बहुत प्रतिभाशाली थे और अजीब तरह से सभी बहुत अच्छे दोस्त भी थे। और एक दिन उन्होंने सभी ने एक गंभीर अपराध किया। विश्व शक्तियां उन सभी को मरवाना चाहती थीं, लेकिन यह अपने छात्रों की बलि कैसे दे सकता था। इसलिए हमने दुनिया को बस इतना बताया कि उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है और वे कभी भी फिर से परेशानी नहीं पैदा करेंगे, लेकिन उन्होंने जो सोचा था उसके विपरीत। हमने उन्हें नहीं मारा, ईआई कभी भी अपने छात्रों को नहीं मारता। लेकिन हम दुनिया को उन्हें देखने नहीं दे सकते या हमें पृथ्वी की सभी ताकतों के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमने बस एक ही चीज़ तय की, कमांडर सिग्रिड ने बताया। उन्हें कैद करना, हालांकि अस्थायी रूप से, और हमने उन सभी को एक दूसरे से बहुत दूर बंद कर दिया। लेकिन एक ऐसा भी था जो कैद से भागने में कामयाब रहा। हमने जो दृश्य देखे उसके अनुसार ऐसा लग रहा था कि उस पर हमला किया गया था और हमने उसका खून भी बहता हुआ देखा। हमें लगा कि दुनिया की किसी सेना ने उसे ढूंढ लिया और उसे मार डाला। लेकिन कभी नहीं सोचा होगा कि वही आईए के नंबर 1 सिरदर्द का बेस हेड था, कमांडर सिग्रिड ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद करते हुए कहा। अनगिनत मौतें हुई हैं, अनगिनत निर्दोष लोगों को बेरहमी से मारा गया है। ये सब उस बच्चे की करतूत थी जिसे हमने पाला था। वह वास्तव में राक्षसी रास्ते पर गिर गया है। हमें उसे मार देना चाहिए था, कमांडर लेविरोन ने अपनी जीभ चटकाते हुए कहा। मुझे यकीन है कि हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे, और जब हम उसे ढूंढ लेंगे तो वह नरक से होकर वापस आएगा, कमांडर सिग्रिड ने अपने चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान के साथ कहा जिसने जेरा को हड्डियों तक हिला दिया। आप नहीं जानते कि इस जानकारी ने ईआईए को कितना लाभ पहुंचाया है। चिंता मत करो जेरास, उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और फिर एक पल बाद नरक में भेज दिया जाएगा, कमांडर सिग्रिड ने वादा किया, जबकि जेरा ने उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान दी। ईमानदारी से कहूं तो क्या उसे इस बात की परवाह थी कि एड्रियन जीवित रहेगा या मर जाएगा? क्या इससे उसका मैनाकोर वापस आ जाएगा? आखिर में चलिए पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं, कमांडर सिग्रिड ने कहा, जबकि जेरा के कान खड़े हो गए। हमारे पास आपके लिए जो शुरुआती पुरस्कार थे वे आपको 1 सप्ताह में अपनी खेती को प्रारंभिक ब्रह्मांडीय रैंक तक ले जाने में मदद करना था। इसके लिए भारी मात्रा में खेती संसाधनों की आवश्यकता होगी, लेकिन हम इसे वहन करने के लिए तैयार थे। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि यह कोई पुरस्कार है ना? कमांडर सिग्रिड ने कहा जब वह जेरास की ओर देखने के लिए मुड़ा, जिसके चेहरे पर एक खाली भाव था। और कमांडर लेविरोन ने अपने सामने खड़े युवक में एक बदलाव देखा, और वह था उसका भयानक शांत स्वभाव। अधिकांश ईआईए अधिकारी उनसे बात करते समय अविश्वसनीय रूप से घबरा जाते, लेकिन वह युवक बहुत शांत था। और उसने ये भी देखा, जेरास कभी भी बहुत ज्यादा नहीं बोलता। वह केवल सरल शब्द ही बोलता था और बाकी समय वह चुप रहता था। उसके चेहरे पर भी कम भावनाएं होती थीं और हमेशा भावशून्य भाव रहता था। यह जेरास में एक गुणात्मक परिवर्तन था जिसे वह याद करता था और जानता था। लेकिन यह आपके कामों को अनदेखा नहीं कर सकता, इसलिए हम आपको एक बेहतरीन उपहार देने जा रहे हैं। इसे ईआईए की ओर से आपकी अच्छी सेवा के लिए एक विदाई उपहार माने। और वह उपहार यह है कि आपको 3 उचित विकल्प चुनने होंगे, और ईआईए इसे पूरा करेगा अगर यह उसकी क्षमताओं के भीतर है।